वेलकम बच्चों। आज के इस लेक्चर में मैं आपको सेल चैप्टर का इंट्रोडक्टरी पोर्शन तो मेरा फिनिश कर चुका था। मैं आपको आज के इस लेक्चर में मैं कुछ स्पेशल फैक्ट्स आपको सेल के बारे में बताऊंगा और एक सेल का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू ये बताने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअल में आपको पढ़ना क्या क्या है और कैसे पढ़ना है, कितनी चीजों को आपको कवर करना है। और प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बारे में लिटिल बिट इंफॉर्मेशन दूंगा, क्योंकि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के में एक्सप्लेनेशन के थ्रू, मतलब वेरिएशन के थ्रू इंफॉर्मेशन आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं दे पाऊंगा। तो चलिए बिना टाइम लॉस किए हुए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। मैंने टॉपिक की हेडिंग जो दी है वो कोई बहुत इस अलग से नहीं दी है, बोला है केवल स्पेशल फैक्ट्स। यहां पर देखिए पहला क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जाता है, पहला है कि स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा जिसे कहते हैं वो स्मॉलेस्ट सेल है जिसका साइज लगभग 0.1 से 0.3 म्यू एम होता है। 0.3 से तो स्मॉलेस्ट सेल जो है वो माइकोप्लाज्मा 0.1 से लेकर 0.3 म्यू एम इसकी लेंथ होती है। ये वही माइकोप्लाज्मा है जिसे PPLO प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स के नाम से भी जाना जाता है। ये स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म के नाम से भी जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन आता है चूज द राइट ऑप्शन में, तो माइकोप्लाज्मा आए चाहे PPLO आए, बात वही होगी जो मैंने आपको बताई। इसके बाद मैंने लिखा हुआ है लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल, सबसे बड़ी वो सिंगल सेल जो आइसोलेट, मतलब अलग बिल्कुल आइसोलेट ग्रुप में नहीं, सिंगल प्रेजेंट, उसका आंसर होगा ऑस्ट्रिच एग। और लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमंस बॉडी, हमारे शरीर में सबसे लंबी कोशिका का नाम अगर आ जाए तो आंसर होगा न्यूरॉन, जिसे नर्व सेल के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद मैंने आपको कुछ डायग्राम बोर्ड पे बने हुए दिख रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं। ये वो डायग्राम है जो एक्चुअल में एनसीईआरटी में है, और कई बार आपने जब एनसीईआरटी बेस्ड बुक सॉल्व करते हैं, लोअर क्लासेस में भी ये देखने को मिलते हैं। कई बार जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ऑप्शन बन के आ जाएंगे, 4 डायग्राम की कैटेगरीज आ जाएंगी, कॉलम्स होंगे और उनके सामने चूज द राइट या सेलेक्ट द राइट या मैच ऑफ द फॉलोइंग, इस तरीके से आएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने ये जो डायग्राम बनाया है जिसमें बाइकॉन्केव स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रही है। ये बाइकॉन्केव इन्यूक्लिएटेड मतलब न्यूक्लियस लेस, ये ह्यूमन की आरबीसी का स्ट्रक्चर है। इलोंगेटेड सेल जिसके अंदर आपको कुछ होल्स, सर्कुलर होल्स दिखाई दे रहे हैं, दैट इज द डायग्राम ऑफ द ट्रैकेट्स का डायग्राम है। यहां पर अमीबोइड, मतलब आप देख रहे होंगे इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और आपकी जो लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ये सारी कैटेगरीज, ये देखिए जैसे ये इओसिनोफिल्स को इंटीमेट कर रहा है, ये मोनोसाइट, ये लिम्फोसाइट, इस तरीके से ये, यानी ये जितनी भी WBC होती है वो अमीबोइड शेप की होती है। अमीबोइड शेप जैसे ही बोला जाए तो आप समझ जाइए कि उसका शेप डिसाइड या सर्टेन नहीं होता, चेंज करती है, वेरिएशन रहता है। ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है जिसमें ओवल, राउंड, हेक्सागोनल, कई टाइप की शेप की देखने को मिलती हैं। मीसोफिल सेल्स पत्ती के बीचों बीच प्रेजेंट सेल, यानी अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में जितनी भी सेल्स होंगी, चाहे वो पेलिसेड पैरेन्काइमेटर सेल्स हो, चाहे वो स्पॉन्जी पैरेन्काइमेटर सेल्स हो, वो सारी की सारी इसमें आएंगी। और ये सारी की सारी कैसी होती हैं? हेक्सागोनल हो सकती है, राउंड हो सकती है, ओवल हो सकती है। यहां पर जो डॉट है ये इस बात को मेंशन कर रहा है कि यहां पर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। तो मीसोफिल सेल्स ये हो गई। ये जो आपके सामने अभी में मैंने बोला कि लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी, ह्यूमन बॉडी, तो इसका आंसर ब्रांच्ड सेल्स, नर्व्स, आप देख रहे हैं। ये जो डायग्राम बना हुआ है कॉल्यूमनर एपिथेलियल सेल्स का है। इसकी सेल्स लॉन्ग और नैरो होती हैं, और सबसे बड़ी बात कि इन एपिथेलियल सेल्स का जो न्यूक्लियस होता है, पहली बात तो एपिथेलियल सेल्स की बात आते हैं, न्यूक्लियस लार्ज होगा और इनका न्यूक्लियस हमेशा बॉटम में प्रेजेंट होता है। तो ये मैंने कुछ डायग्राम बताए जिनके वेरिएशन आपको देखने को मिलेंगे बुक्स में, ये पब्लिश्ड अक्सर रहते हैं, प्रिंट रहते हैं, तो इसलिए मैंने बताना जरूरी समझा। अब इधर आते हैं, देखिए मैंने यहां पर एक चार्ट बनाने की कोशिश की है। इस चार्ट को अगर आप वही पीछे जो लास्ट मैंने टॉपिक जब इंट्रोडक्शन का लिया था, इंट्रोडक्शन पार्ट 1 को अगर आप देखें तो इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में मैंने मैथमेटिकल मैनर में सेल को समझाने की कोशिश की थी, तो उसी पर आए। सेल इज इक्वल टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लस प्रोटोप्लाज्म। बोला था कि प्रोटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाउंडेड प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर नोन एज सेल।
तो ये क्वेश्चन यहां पर क्लियर हुआ। अच्छा, प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस से मिलकर बना है। साइटोप्लाज्म साइटोसोल वो ग्राउंड सब्सटेंस जिसमें डेंस साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर जिन्हें ऑर्गेनेल्स कहते हैं वो एम्बेडेड पाई जाती हैं। पाए जाने वाले जो ऑर्गेनेल्स थे उन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। यहां पर मैंने जो कैटेगरीज इनके डिवीजन की है वो ऑन द बेसिस ऑफ मेम्ब्रेन, चारों तरफ प्रेजेंट मेम्ब्रेन के बेसिस पर इनको कैटेगराइज किया गया है। चूंकि जगह नहीं थी तो अभी आपको जब सेकंड टर्म में अभी बताने जा रहा हूं तो बताता हूं कि कुछ उसमें ऐसे ऑर्गेनल होते हैं जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, कुछ नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं और कुछ डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। इसके अलावा भी मैं ऑर्गेनल्स को क्लासिफाइड करूंगा, लेकिन वो क्लासिफिकेशन का बेस होगा ऑन द बेसिस ऑफ इट्स लिविंग एंड नॉन लिविंग नेचर्स। सो अब देखते हैं कि भाई कैसे क्या है क्या नहीं ऑर्गेनल्स का क्लासिफिकेशन। कि अगर किसी भी सेल के अंदर प्रेजेंट जो भी कंटेंट थे सेल के, उनको अगर हम कैटेगराइज करना चाहें, यहां पर मैंने 2 इंडेक्स बनाने की कोशिश की और 2 इंडेक्स में मैंने कुछ चीजें आपको जस्टिफाई करने जा रहा हूं। देखिएगा केयरफुली, यहां मैंने ऑर्गेनल्स को उनके चारों तरफ जिस मेम्ब्रेन के थ्रू वो इनक्लोज्ड है उसके बेसिस पर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। आपने पिछली इंडेक्स में देखा था, लेकिन वो जगह की कमी की वजह से मैंने उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो इधर मैंने लिया है। वो ऑर्गेनल्स जिनके चारों तरफ किसी भी टाइप की नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड, नो मेम्ब्रेन टेक्स प्लेस अराउंड द ऑर्गेनल, उनमें 2 ऑर्गेनल आएंगे। एक ऑर्गेनल जिसे सेंट्रोसोम कहें, चाहे अब सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल मैंने स्लैश लगा के लिखा इसलिए क्योंकि 2 सेंट्रियोल मिलकर के एक सेंट्रोसोम का ऑर्गेनाइजेशन करते हैं और दोनों जब एक दूसरे से राइट एंगल पर सिचुएटेड होते हैं। अभी इसका एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। यही रीजन था कि सेंट्रोसोम को डाइप्लोसोम के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन ये ऑर्गेनेल केवल आपको एनिमल सेल में देखने को मिलेगा, प्लांट सेल में सेंट्रोसोम देखने को नहीं मिलता। राइबोसोम और सेंट्रोसोम 2 ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, चारों तरफ किसी भी टाइप की कोई मेम्ब्रेन इनमें प्रेजेंट नहीं होती। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड, चारों तरफ केवल यूनिट मेम्ब्रेन से बाउंडेड हो, इसमें कई ऑर्गेनल्स आते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन हिंदी नोन एज अ अंतःप्रद्रव्य जालिका, इन शॉर्ट इट इज नोन एज अ ER। लाइसोसोम जिसे सुसाइडल बैग भी कहा जाता है, या राइबोसोम देख ले तो राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से इसका निकनेम है क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स ट्रैफिक पुलिसमैन ऑफ द बॉडी, प्लांट सेल के एनिमल सेल के अंदर, जबकि प्लांट सेल में ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है क्योंकि इसके जितने भी पार्ट होते हैं वो सब डिस्क्रीट मैनर में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए वहां पर यानी प्लांट सेल में गोल्जी कॉम्प्लेक्स ना वर्ड यूज करके डिक्टियोसोम वर्ड यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज वैक्यूल व्हिच इज नोन एज अ डंप यार्ड इन प्लांट सेल। अभी जब आप प्लांट सेल देखेंगे तो प्लांट सेल का मैक्सिमम पोर्शन यानी 90% पोर्शन कवर करके रखता है ये वैक्यूल। यही रीजन था कि प्लांट सेल के जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में ना प्रेजेंट होकर के साइड में प्रेजेंट होता है, जबकि एनिमल सेल में ये वैक्यूल ना के बराबर होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, इसलिए एनिमल सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल कंडीशन अभी मैं आपको समझाऊंगा। डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स जो 2 मेम्ब्रेन से इनक्लोज रहते हैं, इसमें केवल 2 आएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल एंड प्लास्टिड्स। किचन ऑफ द सेल कहलाने वाला ऑर्गेनल जिसे कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, वो ये प्लास्टिड का ही काइंड है। प्लास्टिड 3 टाइप के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। तो यहां पर आपने देखा मेम्ब्रेन के चारों तरफ प्रेजेंट जो मेम्ब्रेन है उसके बेसिस पर मैंने इसे कैटेगराइज किया। इसके बाद मैंने एक और इंडेक्स बनाई, इसमें थोड़ा देखने की कोशिश करिएगा। यहां मैंने उनके जो ऑर्गेनल्स या जो भी मटेरियल है उसके सेल के ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेटेड मटेरियल के नेचर के बेस पर वो लिविंग है कि नॉन लिविंग। लिविंग नेचर में जैसे सेल मेम्ब्रेन, ये इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, कुछ लोग इसे बायो मेम्ब्रेन भी कहते हैं क्योंकि ये मेम्ब्रेन एनिमल और प्लांट सेल दोनों में देखने को मिलेगी, तो ये लिविंग नेचर की होती है। जबकि सेल वॉल जो होती है वो केवल प्लांट्स में देखने को मिलती है और ये नॉन लिविंग नेचर की होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, राइबोसोम, लाइसोसोम, centrosome which is only takes place in the animal cell and plastid which is always reported in the plant cell।
तो ये सबके सब जो आपने देखे ये सारे के सारे लिविंग पार्ट है। अच्छा ये मैं क्या आप कहेंगे नीचे मैंने क्या लिखा है, तो ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस एक्चुअली 4 पार्ट होते हैं न्यूक्लियस के, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म और क्रोमैटिन। तो क्रोमैटिन, क्रोमाप्लास्टिन, कलरफुल थ्रेड्स, न्यूक्लियोलाई और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये 3 पार्ट लिविंग नेचर के होते हैं, जबकि फिल्ड फ्लूइड, द ग्राउंड सब्सटेंस व्हिच इज रिपोर्टेड इन द न्यूक्लियस इज नोन एज अ न्यूक्लियोप्लाज्म, वो नॉन लिविंग नेचर का होता है। इसके अलावा आप देख चुके हैं सेल वॉल, ग्रेन्यूल्स जो आपको सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म में रिपोर्टेड मिलेंगे, वो वैक्यूल्स और फैट ड्रॉपलेट्स, ये सारी की सारी चीजें किसमें आते हैं, नॉन लिविंग नेचर के। तो आप देख सकते हैं कि ऑर्गेनेल्स को मैंने मेम्ब्रेन के बेसिस पर क्लासिफाइड किया और प्लांट के जो पूरे सेल के पार्ट्स को मैंने उनके लिविंग और नॉन लिविंग नेचर के बेसिस पर डिवाइड किया। आई होप मेरी अभी तक की बात आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको प्रोकैरियोट्स के बारे में, बैक्टीरियल सेल को एग्जांपल लेता हुआ प्रोकैरियोट्स के बारे में एक्सप्लेन इंफॉर्मेशन दूंगा। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स जान लीजिएगा, वो मैं बताऊंगा अभी आपको। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स सेल्स होती क्या है और एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा प्रोकैरियोट्स का, क्योंकि यूकैरियोट्स मैं नेक्स्ट लेक्चर में जब लूंगा तब प्लांट और एनिमल सेल दोनों को वेरीड करते हुए यूकैरियोट सेल के बारे में बताऊंगा। सो गुड बाय, स्टे सेफ, स्टे होम।